और वो सत्य ये है बेटा कि देखो, सरकारी नौकरी दे दे के बेरोजगारी नहीं दूर हो सकती। ये किसी भी देश के लिए संभव नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब दे के बेरोजगारी को दूर किया जाए। पॉसिबल नहीं है बेटा। और भारत जैसे देश के लिए तो और भी पॉसिबल नहीं है, जहाँ पॉपुलेशन इतनी अधिक हो। जिस भारत में एक ऑस्ट्रेलिया प्रतिदिन पैदा हो रहा हो, उस पूरे भारत के लोगों को रोजगार दे पाना संभव नहीं है। लेकिन सरकार जब ये कहती है तो वही थोड़ा सकुचाती है, सीधे सीधे कैसे कह दे, तो हैबिचुअल बनाती है, हम लोगों को अभ्यस्त बनाती है कि जैसे 5-6 साल से वैकेंसी नहीं दिया तो थोड़ा आदत हुई ना, यार लग रहा है वैकेंसी ही नहीं आएगी, नौकरी वोकरी तो बात छोड़ दो। पेट की परीक्षा हुई, उसके बाद कोई इस तरह की परीक्षा, उसका रिजल्ट नहीं दिखा आपको। और भी ढेर सारी वैकेंसी, हम नाम क्या लें, आप बेहतर समझ रहे हैं कि आ रही है, पिछले 2 साल से 3 साल से आ रही है, कुछ आना वाना नहीं है। तो सिर्फ ये कि आपको थोड़ा धीरे धीरे हैबिचुअल किया जा रहा है कि आप ये मान लें कि रोजगार पाने का तरीका सिर्फ नौकरी नहीं है, कुछ और आप ढूंढिए, कुछ राह तलाशिए। और देखो, सत्य यही है बेटा कि भारत सरकार कितने लोगों को नौकरी दे सकती है? ये लिटरली संभव कहाँ है बेटा? पीसीएस की वैकेंसी आएगी 500,000, इतने ही बेरोजगार हैं। सिविल सर्विसेज की वैकेंसी आएगी, मुझे लगता है 1000 से ज़्यादा नहीं आएगी। तो इतने लोगों को ही रोजगार मिलेगा ना बेटा। लेकिन मुझे लगता है हर युवा जो एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसकी पहला लक्ष्य है सरकारी नौकरी, जो लिटरली संभव नहीं बेटा, ये हकीकत है। तो ये है कि इसका अभिप्राय यह नहीं कि हम अपनी प्रतिभा को जांचें, नहीं, बिल्कुल जांचिए, क्योंकि जिन बच्चों का होगा वो यहीं से होगा। तो अगर वो हो जाता है आपका, सो फार सो गुड। तो धीरे धीरे आप देखिए ना, वो आजकल दिल्ली उल्ली में एमबीए चाय वाला, धमाका वाला, ये वाला वो वाला सब चल रहा है ना। अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे बच्चियां रोड साइड में अपना फूड स्टॉल और ये सब लगा रहे हैं। अच्छे परिवारों के लोग ये सब काम कर रहे हैं और बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं। 2 लाख 2.5 लाख तक महीने में कमा ले रहे हैं, और 2-4 घंटे की मेहनत करके, 6 घंटे की मेहनत करके। तो अभी इंडियंस बेटा, और खास करके उत्तर भारत के लोग, इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा भी एज यूज नहीं है। मैंने उनके दिमाग में सरकारी नौकरी घूमती रहती है हमेशा। आप गुजरात में चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, बच्चा 10+2 वगैरह किया नहीं कि आगे की पढ़ाई बंद लगभग, या अगर पढ़ा तो कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह किया और नौकरी करने लगा। अडानी के बारे में आपने सुना कि जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। हम लोगों की परेशानी है कि 42 साल तक, 45 साल तक पढ़ेंगे, कुछ करेंगे नहीं, जिंदगी नष्ट हो जाती है यूथ की। हाँ, आपके हाथ कुछ है तो आप पढ़ते रहो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाथ अगर खाली है बेटा तो फिर तो बड़ी तकलीफ है। ये सब तो दिक्कत है ही है। तो सरकार अब धीरे धीरे आपको माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, और आप माहौल को समझिए नहीं, वो मुंह से नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी राजनीतिक बाध्यता है। समझदार हैं, चीजों को समझिए कि अपनी राह तलाशिए, और नहीं तलाशेंगे तो फिर बेटा परेशानी हो रही है। तो इसमें थोड़ा नुकसान तो महसूस हो रहा है, लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं। चलिए बेटा, हम लोग अपने विषय पे आते हैं। क्या चर्चा हुई थी? हम लोग बात ये कर रहे थे बेटा कि आर्थिक विकास को कैसे नापा जाए। तो मैंने बताया था कि आर्थिक विकास को मापने के लिए बहुत तरीके विकसित किए गए, लेकिन अभी फिलहाल में 2 तरीके ज्यादा चर्चाओं में हैं। एक का नाम है एचडीआई, जिसकी शुरुआत हुई थी 1990 से। इसे शुरू किया था बेटा यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, से शुरुआत की थी। इसमें एक भारतीय अर्थशास्त्री की भी भूमिका है, और बड़ी भूमिका है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री की। इन लोगों ने एक पैरामीटर बनाया कि हम तुलनात्मक रूप से देशों को देखें कि कौन देश किससे बेहतर कंडीशन में है। और उसमें एक फार्मूला क्या क्या सब मैंने कल के लास्ट लेक्चर में विस्तार से बात किया कि मानव विकास सूचकांक ज्ञात किया जाता है। और सूचकांक ज्ञात करने के लिए इंडिकेटर कितने हैं बेटा? सूचकांक 3 है, वेरिएबल 4 है। 4 वेरिएबल हैं और सूचकांक 3 है। तीनों का नाम मैंने आपसे बताया था। जीवन प्रत्याशा, बोले बेटा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। क्लियर है? ये इंडिकेटर है, इन्हीं के आधार पे
किसी देश के लोगों का मानव विकास सूचकांक ज्ञात किया जाता है और फिर उसको अरेंज किया जाता है 0 से 1 के बीच में किसको कितना मिला है, और जिसको 1 के जितना करीब मिला है वह उतना ही अच्छा है, और जो 0 के करीब जो है उतना ही बुरा है। क्लियर है बेटा, ये चर्चा हो गई थी। अब आगे हेडिंग बना लें, पीपीपी। मॉडल, पीपीपी प्रारूप। 3 बार लिखिएगा, और पूरा नाम लिखाया भी था, दोबारा फिर से लिख लीजिए, परचेजिंग पावर पैरिटी। हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? क्रय शक्ति समता। थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करिए बेटा। थोड़ा सा इसको महसूस करिए जो सामने हम लिख रहे हैं। जैसे आपने देखा था कि HDI में कितने इंडिकेटर रखे गए थे बेटा? 3। फिर से हम लिख दे रहे हैं, जरूरत है। एक है बेटा जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जिसको लोग कहते हैं ना कि औसत उम्र किसी देश की कितनी है। पहला, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। गड़बड़ क्यों होती कि जैसे मान लीजिए हर देश अपनी जनगणना तो करता ही रहता है, और जनगणना से उसको आइडिया लग जाता है कि उसके देश में औसत कितने दिन जीते हैं लोग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? औसत उम्र या जीवन प्रत्याशा। शिक्षा, तो दूसरा जो चर है वो क्या है बेटा? एजुकेशन। और मैंने कहा ना, शिक्षा चुपके से बहुत कुछ बताती है। शिक्षा खाली शिक्षा नहीं होती बेटा, शिक्षा आपकी आर्थिक स्थिति भी बताती है, शिक्षा आपकी समझ भी बताती है, शिक्षा आपके संस्कार को बताती है, बहुत कुछ चीजें बता देती है शिक्षा। तो कहा शिक्षा को भी रखते हैं। आगे जो लिखा वो क्या था? वो लिखा प्रति व्यक्ति आय। अब इसी पे आज हमें फोकस करना है। प्रति व्यक्ति आय पे गड़बड़ है। अब प्रति व्यक्ति आय, एक चीज बताओ, अगर हम बताएं कि अमेरिका में किसी व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय $8,000 है, मान लीजिए, यूरोप में हम कहें कि उनकी प्रति व्यक्ति आय €6,000 है, गल्फ कंट्री में कह दें कोई उनकी आय $20,000 है, आपकी प्रति व्यक्ति आय कोई कह दे कि ₹60,000 है प्रति व्यक्ति आय। तो एक बात बताइए, भारत में चूंकि हम लोग रहते हैं इसलिए भारत का थोड़ा आइडिया लग पा रहा है। किसी की इनकम €10,000 है, वो ठीक है कि नहीं है, ये अंदाजा लग पा रहा है आपको? आया ना? $20,000 अगर किसी की इनकम है तो आप समझ पा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है? नहीं समझ पा रहे हैं। अब इसके पहले क्या परेशानी थी वो जरा समझें। पहले ये परेशानी थी कि आपको मालूम है कि मुद्राओं की अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर होती है, माने किस रेट पे कौन सी मुद्रा एक्सचेंज होगी। जैसे आजकल तो रोज ही सुनते हैं डॉलर इतने का हो गया, डॉलर उतने का हो गया, सुनते हो ना? मान लीजिए डॉलर ₹82 का हो गया, इसका मतलब यह है कि ₹82 के बदले में आपको $1 मिलेगा, है ना? हर मुद्रा का अपना अपना विनिमय वैल्यू। एक चीज बताइए, जब हम तुलनात्मक रूप से सारे देशों का प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे, तुलनात्मक रूप से, भारत का अलग से निकालें तो रुपए में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अमेरिका की, यूरोप की, जर्मनी की, फ्रांस की, फलाने की, ढिमाके की, सबकी हम प्रति व्यक्ति आय अगर निकालें और सबकी प्रति व्यक्ति आय अपनी अपनी मुद्रा में अगर रखा जाए तो समझ में आएगा कुछ? हर कोई तो नहीं समझ पाएगा, उस देश वाला भले समझ में। तो कहा यह गया कि नहीं भाई, सबकी जो प्रति व्यक्ति आय है उसको डॉलर में बताया जाएगा। अब यह है कि यूएसए हो गया, रशिया हो गया, बोले फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया, कोई भी हो गया, अब इनका सबका अगर डॉलर में रखा हुआ है तो तुलनात्मक रूप से देखने में समझ में आ जाएगा कि किसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, किसकी प्रति व्यक्ति आय कम है। बोल नहीं रहे हो? ये आप कभी भी प्रति व्यक्ति आय देखिएगा किसी भी इकोनॉमी की डेटा में, तो सबकी प्रति व्यक्ति आय डॉलर में रहती है ना? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
बता देता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के आधार पर इसको बदल दीजिए। जैसे भारत में अगर किसी की इनकम है 60,000 रुपए, तो डॉलर में कैसे बदलेंगे? 82 से भाग दे देंगे, आया ना? 82 रुपए बराबर $1 है। तो मान लीजिए 80,000 रुपए हम लोग की इनकम है, तो 80,000 बटे 42 या 40 जो भी हो, 80 कुछ भी कर दो, वो आ जाएगी किसमें बेटा? डॉलर में। अब इस आधार पे ये लिखा जाता था प्रति व्यक्ति या एसबीआई में, बोल नहीं रहे हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के आधार पे डॉलर की जो कीमत है, उस देश की मुद्रा को पहले डॉलर में बदल लीजिए और प्रति व्यक्ति आय उतना दिखाइए। आपको लगता था कि ये बेईमानी नहीं है? ये उचित है? ये उचित नहीं है बेटा, क्योंकि किसी देश की मुद्रा उस देश में काम आती है। किसी देश की मुद्रा से उस देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा मैनेज किया जाता है। हम रुपए से अमेरिका की अर्थव्यवस्था थोड़ी मैनेज करने जाते हैं, और डॉलर में भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी। आप जाइए ना चौक पे कपड़ा खरीदने, जरा डॉलर दीजिएगा दुकान वाले को, कपड़ा खरीद के कहिए कि डॉलर में हम पेमेंट करेंगे, देखिए वो लेता है? नहीं लेगा। डॉलर के नखड़े चाहे जितने हो, लेकिन आम जीवन में कोई डॉलर यूरो और रियाल लेगा? चाट खा के रियाल दीजिए, लेता है दुकान वाला? नहीं। रियाल वहां के लिए है, डॉलर उनके लिए है, रुपया हमारे लिए है। ये गड़बड़ हो जाती थी। इसी गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश किया एक अर्थशास्त्री ने 1993 में, जिसका नाम था G.R. कैसल। अभी हम सब लिखाएंगे बेटा। तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के आधार पर मुद्रा को मत बदलिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरें वास्तविक दरें नहीं होती। अच्छा एक चीज बताइए, $1 बराबर 80 रुपए, इसका क्या मतलब है? क्या समझ पाते आप? $1 बराबर 80 रुपया कहाँ है? क्यों है भाई? कोई वजह होगी? क्या वजह है? जो समस्या है बेटा बोलिए, तभी समस्या का। $1 रोज घट बढ़ रहा है ना, काहे घटता बढ़ता है? कभी विचार किया आपने कि ऐसा क्यों होता है? बोलो बेटा प्लीज, कुछ बोलिए तो हम आगे बढ़े। हम तो बताएंगे ही, बताने के लिए तो चर्चा कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि उनका $1 हमारे मान लीजिए 82 रुपए के बराबर है। बस हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे पता चल गया कि $1 बराबर 82 रुपए के है? नहीं, हमें जो समझ में आ रहा है वो हम शेयर कर रहे हैं। जैसे हमें ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका में $1 में जो चीज मिल जाती है, भारत में 82 रुपए मिलती है। ये ना मतलब दिख रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीजें हमारे यहाँ सस्ती हैं उनसे, जैसे लेबर हमारे यहाँ बहुत सस्ता है, श्रम हमारे यहाँ बहुत सस्ता है। एक लेबर 400-500 रुपया दिहाड़ी लेता, उससे ज्यादा नहीं लेता। जरा अमेरिका में लेबर हायर करके देखिएगा, और अमेरिका में छोड़ दिए, जापान में हायर करके देखिएगा। जापान में इंडियन करेंसी के हिसाब से एक अनस्किल्ड लेबर इंडियन करेंसी के हिसाब से कम 8 से 9 हजार रुपया घंटा लेता है। दिहाड़ी छोड़ दीजिए, घंटा। 8 घंटे अगर काम कराया ना, तो भारतीय करेंसी के हिसाब से उसको 40,000 रुपए देने होंगे एक दिन का, 8 घंटे का। और यहाँ हमारे जो लेबर हैं 8 घंटे काम करते हैं, 400 से 500 जब बढ़ाते हैं तो लोग एकदम से बेचैन हो जाते हैं कि 500 कब हो गया, है ना? उसमें भी बहस करने लगते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा कम कर दीजिए। तो एक बात बताइए, जो लेबर हम यहाँ 400 रुपए में खरीद पा रहे हैं, वही लेबर जापान में तो 80,000 रुपए में खरीदा जा रहा है। जाहिर सी बात है उनकी मुद्रा में होगा, रुपए में थोड़ा ही होगा। हम तो रुपए में बदल के बता रहे हैं ना, बोल नहीं रहे। अब ऐसे समझो कि हमारे यहाँ अगर एक लेबर 400 रुपए में है, और अगर जापान में आप देखो वो 800 युआन का है, तो मुझे लगता है हमारा रुपया भारी हुआ। जो चीज 400 रुपए में खरीदते हैं वो 800 युआन में खरीद रहे हो आप, तो रुपया किसका भारी हुआ? हमारा। अब तो हमारा 1 रुपया तुम्हारे 2 युआन के बराबर हुआ, जबकि मालूम चला विनिमय दर उलट चल रही है। मैं उदाहरण से बता रहा हूं, भारत में चाय पीजिए 10 रुपया,
ठीक ठाक। अब 5 स्टार होटल में नहीं बोल रहे हैं कि 5 स्टार होटल में जाकर चाय पीजिए, लेकिन भारत में आप सामान्य रूप से रोड साइड में कहीं भी चाय पीजिए तो मुझे लगता है 10 रुपये अधिक से अधिक कोई लेगा। अमेरिका में चाय पी लीजिए, एवरीवेयर कहीं भी, तो मुझे नहीं लगता $5 से कम लेने वाला है। $5 बराबर कितना हो गया? 400 रुपया। नहीं, रुपए मत बदलिए, डॉलर में ही रहने दीजिए। तो जो चाय उनको $5 में मिली, वो चाय हमको 10 रुपए में मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि $1 बराबर 2 रुपए का हुआ ना? बोल नहीं रहे हैं। तो $1 बराबर 2 रुपया ना होना चाहिए कि $1 बराबर 80 रुपया होना चाहिए। आखिरकार ये कैसे हो जाता है, इस पर कभी नहीं विचार किया आपने बेटा। ये टमाटर जैसे हो जाता है। डॉलर की कोई कीमत उमत नहीं है, टमाटर की क्या कीमत है आप बताओगे? अरे मार्केट में जिस कीमत पे बिक जाए वही कीमत है। अभी 200 रुपए था, 200 रुपए था, अभी सुना है 100 रुपया हो गया तो 100 हो गया। कभी 10 रुपए में 1.5 किलो मिलने लगेगा। तो आखिर क्या कीमत है भाई टमाटर की? कोई कीमत नहीं है। जिस कीमत पे आपको मिल जाए वही कीमत है। डॉलर की कोई कीमत नहीं है। डॉलर भी एक वस्तु जैसा है, एक सामान जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर बिकता है। जब डॉलर की शॉर्टेज हो जाती है तो डॉलर महंगा हो जाता है। डॉलर की उपलब्धता जब ज्यादा हो जाती है तो डॉलर सस्ता हो जाता है। जब दुनिया में युद्ध वगैरह शुरू होगा कहीं भी, डॉलर महंगा हो जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार डॉलर में होता है। हर देश डॉलर चाह रहा होता है। और जब हर देश, हर आदमी अगर टमाटर चाहेगा तो डेफिनेटली टमाटर की कीमत बढ़ जाएगी। बोल नहीं रहे। तो डिमांड एंड सप्लाई का नियम है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर की कीमतें बढ़ जाती है। मार्केट में अभी इस पूरी दुनिया में अमन चैन शांति हो जाए ना, तो आम व्यापार वाणिज्य करने के लिए डॉलर चाहिए होगा। अब लड़ाई भड़ाई जब शुरू हो जाती तो हथियार खरीदना है, और हथियार भयानक खरीदना है, धुआंधार खरीदना है, बड़ा महंगे होते हैं। अब वो सब खरीदारी होगी डॉलर में। तो हर देश अब डॉलर चाहेगा ना, और हर देश चाहे ना चाहे वो देश तो चाहेगा, और सारे डॉलर को खरीदने की कोशिश करेगा और डॉलर नखड़ा दिखाना शुरू करेगा। ये सामान्य वस्तु जैसा मामला है बेटा। जैसे मैंने सुना था 3-4 साल पहले एक दिन नमक बड़ा तेज बढ़ गया था। पता नहीं आपने सुना था कि नहीं? इसने र्यूमर फैला दिया कि नमक की शॉर्टेज हो रही है। मालूम चला अब नमक 100 रुपया किलो बिक गया, 200 रुपया किलो बिक गया, जबकि कोई शॉर्टेज थी नहीं थी। हल्ला मचाया था खाली। ये हल्ला वाला मामला चलता है बेटा। टमाटर महंगा क्यों हुआ था? शॉर्टेज हो गई थी, टमाटर की शॉर्टेज हो गई थी, टमाटर महंगा हो गया था। अभी टमाटर की सप्लाई बढ़ गई, टमाटर देखो सस्ता हो रहा है। अभी बस 2-4 दिन 10 दिन इंतजार करिए, और 20 रुपए में 1.5 किलो ना मिलने लगे तो अपना नाम बदल देंगे, क्योंकि आपूर्ति बढ़ने लगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो डॉलर की जो कीमतें हैं रुपए के, बस डॉलर को टमाटर समझ लो बस। जब टमाटर की शॉर्टेज होगी महंगा हो जाएगा, जब डॉलर की शॉर्टेज होगी डॉलर महंगा हो जाएगा। जब डॉलर की उपलब्ध, डॉलर को मुद्रा समझो ही मत, डॉलर को एक वस्तु समझो। और जैसे उसकी उपलब्धता बढ़ेगी वो सस्ता हो जाएगा, जैसे उसकी उपलब्धता घटेगी वो महंगा हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे खरीदने से क्या फर्क पड़ता है भाई? 200 रुपए किलो वाला टमाटर का टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है क्या? वो ज्यादा बढ़िया टमाटर दिखता है। और 10 रुपए किलो जो टमाटर था तो दूसरा वाला टमाटर था। सब्जी में आनंद तो एक ही जैसा मिल रहा है ना? बस एक ही कीमत ज्यादा चुकानी पड़ रही है, एक ही कीमत कम। तो डॉलर से जो खरीद सकते थे वही खरीद पाएंगे भारत में। डॉलर चाहे सस्ता हो चाहे महंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो किसी देश की मुद्रा को डॉलर में मत बदलिए, क्योंकि रुपए को हम डॉलर में बदल के अमेरिका में खर्चा करने नहीं जाते। रुपए भारत में कमाते हैं, भारत में रुपए में खर्चा करते हैं। अमेरिकन डॉलर में कमाते हैं, वो डॉलर में खर्चा करते हैं, रुपए में नहीं करते। रुपए में करते हैं खर्चा। अमेरिकन अमेरिका में किस में खर्चा करते हैं? डॉलर में। अब वो चीज डॉलर में खरीदते होंगे,
तो रुपए को डॉलर में चाहे डॉलर को रुपए में क्यों बदलते हो भाई? अब ये भयावह स्थिति पैदा कर देता है ना। अब कैसे, मैं उदाहरण से बता रहा हूँ। जैसे किसी ने बताया कि अमेरिका में हम जॉब करते हैं। हाँ, आप लोग थोड़ी जिज्ञासा भी होती है कि जैसे कोई अमेरिका वगैरह में नौकरी कर रहा हो तो सबसे पहले तो यही पूछते हैं कितना सैलरी मिलती है आपकी, और उसने बता दिया कि $20,000, मेरी सैलरी $20,000 है। आप सीधे 20,000 गुणे 80 कर लेते हो, बोले बेटा। और जैसे 20,000 गुणे 80 कर लोगे वैसे ही होश उड़ा देने वाली इनकम दिखेगी, करके दिखा रहा है। अरे 80 और गुणे आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इतना। 8 दूनी 16, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 16 लाख। अब भारत में कोई बताए कि मेरी सैलरी 16 लाख रुपए महीना है तो हम लोग तो कूद पड़ेंगे भाई, है ना। अब आपने गड़बड़ कर दिया क्योंकि आपने उसको रुपए में बदल दिया, और रुपए में बदल के भारत जैसा महसूस करने लगे। क्योंकि 16 लाख रुपए है तो 2 महीने में पहला काम तो यही करेंगे, एक तो बढ़िया सी कार खरीद लेंगे 15-20 लाख की। ये सब दिमाग में ख्याल आ रहा है ना। अच्छा, अमेरिका में कार कितने की मिलती है ये पता है? डॉलर में मिलती है, और ठीक ठाक डॉलर में मिल जाती है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है बेटा कि आप किसी मुद्रा को किसी मुद्रा में बदल के मत महसूस करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग डॉलर में कमा के भारत में आके नहीं चाय पीते, डॉलर में कमाते हैं डॉलर में ही चाय पीते हैं, और डॉलर में कमाते हैं डॉलर में ही खाना खाते हैं। हम रुपए कमाते हैं रुपए में खर्चा करते हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो इसको बोला जाता है क्रय शक्ति। और ये क्या था? अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर। यानी आज भी डॉलर आपको 82-84 रुपए दिख रहा है, ये खरीदने की शक्ति के आधार पर नहीं है, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट है, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की दर है। वो दर खरीदने की दर से उसका कोई लेना देना नहीं होता। अब दिमाग में हम लोगों को बस यही आता है कि 80 रुपए में जो भारत में जो चीज मिलती होगी वो अमेरिका में $1 में मिलती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जो दवाएं 1 रुपए मिल जाती है ना, अमेरिका में शायद $10 में मिलेंगे। अमेरिका में शायद $10 में आपको मिलेंगे। आप हेयर कट करा लेते हो ना, तो महिलाएं तो नहीं, पुरुष बाल कटवाने जाते हैं, तो मालूम चला कि उनसे बाल काटने वाला 50 रुपया लेता है। अमेरिका में बाल कटवा के देखिए ना, मजा आ जाएगा आपको। फिर साधु बाबा बन जाएंगे, बाल भले की जिंदगी में ना कटवाएं आप। हाँ बिल्कुल, उनकी कॉस्ट बहुत महंगी है बेटा, उनकी सेवाएं बहुत महंगी हैं। इसलिए उनका 20,000 रुपए जो वहां कमाता है ना, $20,000, वो महीने में उतनी बढ़िया जिंदगी नहीं जी पाता होगा जो भारत में 4 लाख रुपए महीना कमाने वाला जीता होगा। इवन 1 लाख जो भारत में महीना कमाता है, जितनी बढ़िया जिंदगी जी लेता है भारत में, उतनी अमेरिका में $20,000 कमाने वाला नहीं कमा पाता। जबकि आप देख रहे हो 16 लाख रुपए दिख रहा है भारत में। तो मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, समझ में आ रहा है? मुद्रा का काम वस्तु सेवाओं को खरीदना है, इसलिए हम कमाई करते हैं। पैसा हम क्यों कमाते हैं? ताकि अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सकें। और अपनी जरूरत की चीजों को हम किस मुद्रा में खरीदेंगे? रुपए में खरीदेंगे भाई। तो हम रुपए में कमाते हैं, रुपए में खर्चा करते हैं। वो डॉलर में कमाते हैं, डॉलर में खर्चा करते हैं। और गड़बड़ी ये कर देते हो कि रुपए को अंतरराष्ट्रीय विनिमय के आधार पर डॉलर में बदलते हो, और वो गलत आंकड़ा मिल जाता है। इसी को लेके भड़क गए जीआर कैसल। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, मुद्रा की तुलना करिए, खरीदने के आधार पर करिए ना। 1 रुपए में कौन सी वस्तु खरीद पा रहे हैं, वहां $1 में कौन सी वस्तु खरीद पा रहे हैं, तब ना औकात चलेगी। मुद्रा क्या होती है? कुछ नहीं, कागज का टुकड़ा है। 500 का पुराना नोट कहाँ गया? कागज का टुकड़ा ही तो हो गया। मुद्रा की जो शक्ति है खरीदने की, वही उसकी ताकत है। मुद्रा की शक्ति है परचेज करना, वस्तु और सेवाओं को खरीद पाना, ये उसकी शक्ति है। अब हमारा रुपया कितना चीजें खरीद पाता है? आपका रुपया, हमारे यहाँ अगर पेन 10 रुपए की मिलती है पेन, और वहां पेन अगर $10 की मिलती है,
तो पेन चाहिए थी आपको ना, जरूरत पेन की थी ना, तो पेन की हमारी जरूरत 10 रुपए में पूरी हो जा रही है, उनकी जरूरत $10 में हो रही है। इसका क्या मतलब है कि मुद्रा की औकात तो बराबर दिख रही है। आपका $10 हमारे 10 रुपए के बराबर है, तो हमारी मुद्रा को 80 से मत भाग दो, अगर डॉलर में बदलना है तो 1 से भाग दो, क्योंकि $1 बराबर 1 रुपया अगर दिख रहा है, तो अगर हमारी इनकम 16,000 रुपए है तो कुछ मत करो, उसको $16,000 कर लो, तब अमेरिकन की तुलना में हमारी भी औकात समझ में आएगी। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। गड़बड़ी ये हो रही थी बेटा कि एचडीआई की गणना के समय हर देश अपनी प्रति व्यक्ति आय निकालता था और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के आधार पर डॉलर की क्या रेट चल रहा उसे भाग दे देते थे, वो खराब आंकड़ा आ जाता था, वो वास्तविक आंकड़ा नहीं आ पाता था। तो जी आर कैसर ने कहा कि इसको ठीक करना पड़ेगा। शुरुआत करें बेटा, देखें मानव विकास सूचकांक में गणना के लिए, मानव विकास सूचकांक में गणना के लिए मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय विनिमय के आधार पर डॉलर में परिवर्तित किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के आधार पर किसमें बेटा, डॉलर में परिवर्तित किया जाता था, जो वास्तविक स्थिति नहीं है। समझ पाए हम क्या कह रहे हैं बेटा, जो वास्तविक स्थिति नहीं है। और वास्तव में मुद्रा का प्रमुख कार्य वस्तु तथा सेवाओं को खरीदना है। वस्तु तथा क्या बेटा, सेवाओं को खरीदना है। जैसे एक भारतीय अपनी आय रुपए में प्राप्त करता है, अपनी आय क्या बेटा, रुपए में प्राप्त करता है, तो वस्तु सेवा भी रुपए में ही खरीदता है। क्लियर है बेटा? देखो एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं ताकि कोई तकलीफ ना होने पाए। वहीं यूएस में कोई व्यक्ति डॉलर में कमाता है, लिखो बेटा, वहीं यूएसए में कोई व्यक्ति, यूएसए माने अमेरिका, वहीं यूएसए में कोई व्यक्ति डॉलर में कमाता है, तो वस्तु सेवाओं को डॉलर में ही खरीदता है। तो वस्तु और सेवाओं को किसमें बेटा, डॉलर में खरीदता है। सहमत हैं? तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के आधार पर अगर ये सब करोगे तो फ्रॉड सिनेरियो दिखेगा, एक फर्जी चित्र दिखेगा, और डॉलर तो रोज ही घट बढ़ रहा है, 10-20 पैसे, 25-50 पैसे रोज इधर उधर होता रहता। अब ये हमें समझ नहीं आता, और कभी आपने समझने की बड़ी गंभीर कोशिश नहीं की कि आखिरकार $1 बराबर 84 रुपए, 82 रुपए, 83 रुपए, 80 रुपए काहे होता है। कभी आपने इसको जानने की कोशिश नहीं किया। आपको ये लगता होगा कि $1 में जितनी वस्तु सेवाएं खरीदी जा सकती होंगी उतनी वस्तु सेवाएं 80 रुपए में खरीदी जाती होंगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी उदाहरण से बताया ना
$1 से आप अमेरिका में जितनी वस्तु खरीदते हैं उतनी वस्तु हमारे 80 रुपए में मिलती है, नहीं मिलती है ना। तो मुद्रा का काम क्या है? खरीदना। तो आप जो चीज खरीद पाते हो हम भी खरीद रहे हैं। आप अपने देश में अपनी मुद्रा में खरीदो, हम अपने देश में अपनी मुद्रा में खरीदते हैं। चाय आप भी पी रहे हो, कप में हम भी चाय पी रहे हैं। जितना आनंद आपको आ रहा है उतना आनंद हमें भी आ रहा है। अब आपका आनंद $10 में आया, हमारा आनंद 10 रुपए में आ गया। बोल नहीं रहे, तो आनंद की कीमत तो बराबर हो गई ना। तो आपका $1 हमारे 1 रुपए के बराबर हुआ। और फिर 80 कहां कर रहे हो भाई? और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है बेटा, वो खरीदने की शक्ति से नहीं गवर्न होता, वो डिमांड एंड सप्लाई से गवर्न होता है। अगर पूरे दुनिया में रुपए की डिमांड तेजी से बढ़ जाए। अच्छा एक चीज बताओ, कभी आपने सोचा कि दुनिया का हर देश डॉलर क्यों चाहता है? जैसे हम लोग गल्फ कंट्री से तेल खरीदते हैं, बोल नहीं रहे, तो तेल खरीदने के बाद उनको देते होंगे, कुछ भुगतान वगैरह करते होंगे, किस मुद्रा में? रुपए में। कहाँ है रुपया? है हमारे पास तो देंगे क्या हम? नहीं, एक बात तो, अगर हम रुपया दे ही दें सऊदी अरेबिया को, वो रुपया लेके क्या करेगा? किस देश को देगा? अरे भाई आपके पास मुद्रा है पॉकेट में, तो हमको पता है कि चौक में जाएंगे दुकान वाले को देंगे, ले लेगा। बस से यात्रा करनी है, बस वाले को दे देंगे, ले लेगा। ट्रेन से यात्रा, सब ले लेंगे, इसलिए हम पॉकेट में पैसा लेके घूम रहे हैं। एक गल्फ कंट्री का व्यक्ति या व्यापारी रुपया क्यों लेगा? आप मुझे बताइए ना, वो रुपया कहाँ काम आएगा उसके? वो अमेरिका से कोई सामान खरीदने गया और कह देगा कि देखिए भारत से हमको रुपया मिला था, रुपया दे दे। अमेरिका कहेगा ना, मुझे रुपया नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि एक शर्त पे रुपया ले लेता वो, यानी हम तेल खरीदते बदले में वो रुपया ले लेता। आप जरा सोचो कब लेगा वो? अगर उसको रुपया खर्च करने की जगह दिख जाए तो रुपया क्यों ना ले ले? क्या दिक्कत है भाई? खरीदना ही है, रुपया ले लेते हैं। अमेरिका का रुपया लेने के लिए तैयार हो जाए तो बिल्कुल वो हमसे रुपया ले लेगा। दुनिया का हर देश अगर रुपया लेने के लिए तैयार हो जाए तो बिल्कुल हमसे रुपया ले लेंगे। लेकिन दुनिया के हर देश रुपया लेने के लिए तैयार नहीं होते। बोल नहीं रहे हैं, दुनिया के हर देश डॉलर लेने के लिए तैयार होते हैं। दो विकल्प है, वो कहेंगे या तो हमको रियाल दे दीजिए, रुपया तो नहीं लेंगे, या तो हमको रियाल दे दीजिए या तो हमको डॉलर दे। रियाल हमारे पास है नहीं, डॉलर हमारे पास है, हम डॉलर दे देंगे। एक शर्त पे बेटा रुपया ले सकते हैं, अगर सऊदी अरेबिया भी भारत से कोई चीज खरीदता हो, बोल नहीं रहे, अगर वो भारत से भी कोई चीज खरीदता हो, उतनी ही खरीदता हो जितना हम उससे खरीदते हो या उससे ज्यादा खरीदता हो, बिल्कुल रुपया ले लेगा। लेकिन मान लीजिए कि हम उनसे 100 रुपए का तेल खरीदते हैं और वो भारत से 10 रुपए का अनाज और सब्जी खरीदते हैं, वो नहीं लेंगे रुपया, क्योंकि 100 रुपया ले लेंगे तो 10 रुपया तो एडजस्ट कर लेंगे, 90 रुपया क्या होगा? वो कहाँ एडजस्ट करेंगे? डॉलर हर कोई ले लेता है, क्योंकि दुनिया के हर देश का व्यापार कहीं ना कहीं घूम फिर के डॉलर से जुड़ ही जाता है, इसलिए डॉलर की बहुत डिमांड होती है। हर देश डॉलर चाहता है, उसी को तोड़ा जा रहा है। अभी हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, पढ़ा होगा आपने, अभी भारत कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा है, उसी पे हम लोग का समझौता हो रहा है कि हम रुपए में खरीदें। तो शायद ये हम लोग पहुंच रहे हैं करीब तक। रशिया कह रहा है कि ठीक है आप रुपए में खरीदिएगा और हम आपसे यहाँ कोई चीज खरीदेंगे तो रूबल में पेमेंट कर देंगे, वो रूबल आप हमको लौटा दीजिएगा, हम रुपया भी आपको लौटाते रहेंगे, तो मैनेज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रशिया से पूरे यूरोप अमेरिका से ठग नहीं है, अभी उनसे व्यापार कोई चल नहीं रहा है। व्यापार चलने लगेगा तो उनको भी डॉलर चाहिए होगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहा हूँ? रुपया कब कोई लेगा? चौकी दुकान वाला आपसे रुपया ले लेता है, क्यों? क्योंकि वो भी दूध खाने पीने की चीजें रुपए में खरीद लेगा। उसका जो स्टॉकिस्ट आएगा कि भैया पेमेंट हमारा कर दिए, उसको रुपए में दे देगा, इसलिए रुपया हर जगह चलता है भारत में। डॉलर तो नहीं चलेगा ना बेटा हर जगह। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहा हूँ? तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो डॉलर की कीमत है वो खरीदने की औकात पे नहीं चलता, दुनिया में उसकी डिमांड कितनी बढ़ गई उसके हिसाब से चलता है।
क्लियर है बेटा? ठीक है, पैरा चेंज करिए। इसी समस्या के समाधान के लिए, इसी समस्या के समाधान के लिए जी आर कैसल, ब्रैकेट में लिखिएगा अर्थशास्त्री, जी आर कैसल, ब्रैकेट में क्या बेटा? अर्थशास्त्री ने क्रय शक्ति क्षमता की अवधारणा प्रस्तुत की। ने किसकी बेटा? क्रय शक्ति समता की अवधारणा प्रस्तुत की। क्लियर है बेटा? तो ये क्या अवधारणा, पहले तो 2 लाइन में इसको समझते हैं, फिर हम देखते हैं इसकी प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है। तो थोड़ा सुने बेटा। उन्होंने कहा कि किसी मुद्रा को किसी अन्य मुद्रा में बदलिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के आधार पर मत बदलिए। उस मुद्रा के खरीदने की औकात के आधार पर बदलिए। उतनी वस्तु सेवा कितने रुपए में खरीद रहे हैं आप, और वो मुद्रा अपने देश में उतनी वस्तु सेवा कितने में खरीद पा रही है, इससे तुलना करेंगे तो सही चित्र आएगा। न कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के आधार पर बदल लो, उल्टा पुल्टा सब हो जाता है। हम तो बड़ा बेइज्जत महसूस करते हैं, हमारा तो सीधे 80 गुना घट जाता है डॉलर की तुलना में। कहीं घट नहीं जाएगा बेटा। हमारी इनकम अगर मान लो 80,000 है, 80,000 रुपए, भारत में 80,000 रुपए महीना अगर किसी की इनकम है तो मुझे नहीं लगता बहुत कम है, लेकिन अगर आप डॉलर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? मोटा मोटा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बटे 80, ये तो कट गया। अब भारत में बोल दो 1,000 रुपया तो आदमी एकदम परेशान हो जाएगा, है ना? और मालूम चला 1,000 डॉलर है, तो अमेरिका में 1,000 डॉलर का मतलब है कि भारत के 80,000 रुपए के बराबर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के आधार पर। लेकिन इसका यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि जो जिंदगी अमेरिका में 1,000 रुपए कमाने वाला, 1,000 डॉलर कमाने वाला जी रहा होगा, वैसी ही जिंदगी भारत में 80,000 रुपए कमाने वाला जी रहा होगा। ना ना बेटा, वहां 1,000 डॉलर कमाने वाला ना मर रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर एक रूम लिया है किराए पे ना, भाई वहां भी किराए उराए पे लोग रहते हैं, तो अगर एक फ्लैट लिया है किराने पे ना, किराए पे, तो मालूम चला कि $650 उसको किराया देना है ना? और अगर ऑफिस आता जाता है ना किसी साधन वाधन से, कारवार से या बस से या जैसे भी, मालूम चला $200 उसका किराए में खर्चा हो जाता है, तो निपट गया मामला $850। अब $150 में जी लो जिंदगी, है ना? कपड़ा लत्ता, स्वास्थ्य, अच्छा हेल्थ बहुत महंगा है। एक तो पैरासीटामॉल अगर खरीदा वहां जाके, नाम सुना पैरासीटामॉल का? हाँ, यहाँ सब डॉक्टर है, पैरासीटामॉल का नाम तो हर कोई जानता है ना? तो अगर अमेरिका में एक पैरासीटामॉल खरीदे आपको, तो संभवतः आपको 2 टैबलेट $1 का मिलेगा। 2 टैबलेट $1, मतलब 80 रुपए में। हमारे यहाँ 15-20 रुपए में पूरा पत्ता ही मिल जाता है ना? थोड़ा महंगा होगा। तो अब यहाँ तो हम भारी पड़ रहे हैं ना बेटा उन पे। एक हमारे यहाँ दवा आती है एविल, एंटी एलर्जेटिक होती है ना? एक दवा आती है एसिलॉक, एसिडिटी के लिए खाते हैं लोग। अमेरिका में खरीदना एसिलॉक, ऐसे एसिडिटी खत्म हो जाएगी यहाँ तो दवा खा के खत्म होगी, वहां तो कीमत पूछते ही खत्म हो जाएगी। अब यहाँ तो हम बहुत भारी पड़ जाते हैं। दुनिया में सबसे सस्ती दवाएं भारत में। अरे भाई, जो पैरासीटामॉल असर अमेरिका में करेगा वही पैरासीटामॉल असर हमारे यहाँ भी तो करेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो सस्ती है। मुद्रा का काम पैरासीटामॉल खरीदना था ना, तो हम तो भारी पड़ गए आप पे। तो मुद्रा का काम दिखाना थोड़ी है कि $1 बराबर कितने रुपए के। मुद्रा का काम कितनी जिंदगी पे असर छोड़ती हो। पता नहीं मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। जो भावना थी, बहुत देर से हम कोशिश कर रहे हैं
लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बात पहुंच गई है ना बेटा। लिखें, जीआर कैसल ने प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि किसी देश की मुद्रा को उन्होंने बताया कि किसी देश की मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय विनिमय के आधार पर अंतरराष्ट्रीय विनिमय के आधार पे डॉलर में परिवर्तित करने पर वास्तविक स्थिति नहीं प्राप्त होगी। डॉलर में परिवर्तित करने पर क्या बेटा, वास्तविक स्थिति नहीं प्राप्त होगी। मतलब समझ पा रहे हैं बेटा? अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के आधार पर अगर कुछ इधर उधर किया ये फर्जी होता है बेटा, ये वास्तविक स्थिति नहीं होती। क्लियर है बेटा? लिखें, इसके लिए जीआर कैसल ने बताया कि इसके लिए कैसल ने बताया कि यह परिवर्तन मुद्रा के खरीदने की शक्ति के आधार पर होना चाहिए। मुद्रा के खरीदने की शक्ति के आधार पर होना चाहिए, परचेजिंग पावर जिसको कहा जाता है। क्लियर है बेटा? जैसे जिस वस्तु तथा सेवा को जिस वस्तु अथवा सेवा को यदि यूएसए में $10 में खरीदा जाता है, यूएसए में कितना बेटा, $10 में खरीदा जाता है, उसी प्रकार की वस्तु अथवा सेवा यदि भारत में 50 रुपए में खरीदी जा सकती हो, अब कुछ कुछ क्लियर हो ना बेटा? तो ये क्या कहा उन्होंने बेटा, पीपीपी में क्या कहा जरा समझो। इन्होंने कहा कि कोई वस्तु जो है, वस्तु एक ही है, वस्तु या सेवा। तो हम मनुष्य पैसा कमाते हैं वस्तु सेवा खरीदने के लिए ना, कि डॉलर और रुपए का खेल खेलने के लिए नहीं। हम उसका मतलब है डॉलर जिंदगी में ना देखें, हमसे लेना ही देना नहीं है, डॉलर से हमसे क्या लेना देना है। तो अब जैसे मान लीजिए इसी वस्तु और सेवा को अगर यूएसए में खरीदा गया, अब हम नाम नहीं लिख रहे, किसी वस्तु को मान लें, वो सपोज करें $10 का है, और इसी प्रकार की वस्तु और सेवा को यदि भारत में 50 रुपए में खरीदा जा रहा है, तो मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं कहानी क्या है। कहानी यह है कि $10 इज इक्वल टू 50 रुपीज। बोल नहीं रहे हैं। और फिर $1 बराबर 5 रुपए के, यही ना दिख रहा है। अरे $10 बराबर 50, तो $1 बराबर 5 ही ना हुआ। तो अब 5 से भाग दीजिए, जो हमारी इनकम हुई है उस इनकम में 5 से भाग दीजिए, डॉलर में बदल जाएंगे। आप 82-84 से कहां भाग दोगे? बोल नहीं रहे। क्लियर हो रहा है? खरीदने की शक्ति यह है,
और वो तो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का मामला है, जिससे कोई लेना ही देना नहीं खरीदने से। वो तो मार्केट में टमाटर वाली हालत है कि शॉर्टेज हुई तो कीमत 500 पहुंच जाएगी कि 1000 पहुंच जाएगी, कोई भरोसा ही नहीं। समझ पा रहे हैं बेटा? तो उन्होंने कहा कि ये क्रय शक्ति क्षमता है, यानी खरीदने की औकात है। अब ये बता रहा है कि जितनी सेवा वस्तु अमेरिका में $1 में खरीदी जाती है, उतनी वस्तु सेवा भारत में ₹5 में खरीद ली जाती है। बोल नहीं रहे। अब इसके आधार पर डॉलर में बदलिए ना रुपए को। और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का ड्रामा है, रोज घटता बढ़ता रहता। अभी कहीं लड़ाई उड़ाई और भड़क गई तो मालूम चला ₹100 हो गया। ये वास्तविक चित्र थोड़ा ही है। हमारे यहाँ चाय की कीमत बढ़ जाती है क्या? डॉलर, अच्छा रोज चाय की कीमत बढ़ती घटती, क्योंकि डॉलर भी बढ़ता घटता है। अरे बिल्कुल नहीं, हमसे क्या लेना देना डॉलर से भाई। क्लियर हो रहा है बेटा? ये क्लियर सिनेरियो हुआ बेटा? यानी जो वस्तु सेवाएं यूएसए में $10 में, अगर मैं उदाहरण दे रहा हूं बेटा, ये हकीकत नहीं है, कोई वस्तु सेवा हो सकती है जो अमेरिका में $10 में है और भारत में ₹50 में अगर मिलती है, तो क्रय शक्ति समता के आधार पे $10 बराबर ₹50 के हुआ, खरीदने की औकात के आधार पे। क्लियर है बेटा? लिखिए, स्पष्ट है। क्रय शक्ति समता के आधार पर स्पष्ट है क्या बेटा? क्रय शक्ति समता के आधार पर $10 बराबर ₹50 के। ये वाला डायग्राम बना लोगे ना तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा? और इसी के बीच में क्या लिख देंगे, इधर देखो, ये डायग्राम बना के बीच में लिख देंगे बराबर। नहीं है बराबर? तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे क्या दिख रहा है बेटा? $10 इज इक्वल टू ₹50, है ना? अर्थात $1 बराबर ₹5 के। क्लियर है? तो एक तरफ आ रहा है $1 बराबर ₹5। लो, एक आंकड़ा हमारा ये आया कि $1 इज इक्वल टू, सॉरी क्या बेटा, ₹5। और एक आंकड़ा आ रहा है $1 बराबर ₹82। आपको नहीं लग रहा कि ये वाला फर्जी है? ये फ्रॉड है, ये वास्तविक स्थिति है ही नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डॉलर की उपलब्धता है, ये टमाटर वाली स्थिति है, वास्तविक स्थिति नहीं है। अभी डॉलर 60 हो गया। जो देश लड़ाई भिड़ाई में शामिल हो गए वो डॉलर ज्यादा से ज्यादा खींचना चाहेंगे, ताकि उनको टैंक, हथियार, गोला बारूद अमेरिका से खरीदना है या कहीं से खरीदना है। तो डेफिनेटली अब इधर ये रेट है। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि जब एचडीआई में प्रति व्यक्ति आय निकालते थे तो हम लोग भाग देते थे किससे? 82 से रुपए को डॉलर में बदलने के लिए। नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर होना है ना? जैसे मान लीजिए किसी की, अभी मैंने बताया ना कि 80,000 इनकम है और डॉलर से भाग देते 1,000 दिख रहा है ना? अब कहा कि नहीं, 80,000 में 5 से भाग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस। अब इसमें 80 से नहीं बेटा, 5 से भाग। तो क्या आया? 5 के 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब तो ठीक लग रहा है ना? आपका $80,000 है तो हमारा भी $16,000 है। लेकिन बड़ा खराब लग रहा था, आपका $80,000 है, बड़ी बुरी गति उत्पन्न हो रही थी। क्लियर है बेटा? तो ये कैसल ने बताया कि ये करिए। और 1993 से मानव विकास सूचकांक में जो प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है वो पीपीपी के आधार पर निकाली। लिखें, जी आर कैसल ने बताया कि जी आर कैसल ने बताया कि
क्रय शक्ति समता का आकलन 3 वर्ष के औसत के आधार पर किया जाना चाहिए। अब पता नहीं ये समझ पा रहे हो कि नहीं। 3 वर्ष के औसत के आधार पर किया जाना चाहिए। समझ पाए मैंने क्या कहा? अब जैसे 1 साल टमाटर महंगा हो गया, अब इस टमाटर की तुलना अमेरिका के डॉलर से मत करो, है ना। 3 साल का औसत निकालोगे तो उस साल की भी टमाटर कीमत दिखेगी जब वो 5 रुपया किलो था, है ना, क्योंकि कमोडिटी की चीजें भी तेजी से घटती बढ़ती रहती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, 3 साल का एवरेज ले लीजिए और वहां 3 साल का एवरेज ले लीजिए और फिर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो सही आंकड़ा आ जाएगा। नीचे पैरा चेंज करके लिखो बेटा। मानव विकास सूचकांक के आंकड़े में 1993 से 1993 से प्रति व्यक्ति आय किस आधार पे बेटा? क्रय शक्ति समता के आधार पे, यानी पीपीपी के आधार पे निकाला जाता है। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया? कोई शक, कोई डाउट? तो सही सुझाव दिया ना। इसके पहले तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा था। आप सीधे अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के आधार पे भाग दे रहे थे और हम बड़े गरीब महसूस हो रहे थे। हम गरीब थोड़े ही है। हमारे अगर सैलरी कम होगी तो हमारे यहाँ चीजें भी सस्ती हैं। आपके यहाँ पैसा ज्यादा होगा तो आपके यहाँ चीजें बहुत महंगी हैं। तो मुद्रा का जो मेन काम है खरीदना, हम भी खरीद ले रहे हैं, आप भी खरीद ले रहे हो, फर्क क्या पड़ रहा है? क्लियर हुआ बेटा? ये हो गया आपका पीपीपी मॉडल। तो पीपीपी की सोच तो दिमाग में आ गई होगी ना, कि किसी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के आधार पे नहीं बदलना है, किसी मुद्रा को क्रय शक्ति समता के आधार पे बदलना है, मुद्रा के खरीदने की हैसियत के आधार पे बदलना है। क्लियर है? तब आप मानव विकास सूचकांक में जो प्रति व्यक्ति आय रखते हो वहां पे आप पीपीपी के आधार पे रखना, यानी 5 से भाग देके रखना, न कि 82 से भाग देके रखना। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो ये हिस्सा हो गया बेटा। अब हम लोग अर्थव्यवस्था के गहनतम क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, जिसके लिए अर्थव्यवस्था जानी जाती है। तो अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा उसकी हेडिंग आज बना लेते हैं, है ना। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे हेडिंग रहती है तो घर वर पे आपकी बहुमूल्य समय में से अगर 2-4 मिनट निकल पाए, है ना, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब नहीं, हम तो है ही हैं भाई, हम तो मदद करेंगे। तो कुछ हेडिंग बनाना है बेटा जिस पे हम लोग काम करेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए। पहला, राष्ट्रीय आय। बड़ी हेडिंग बनाइए, एकदम बीच में बड़ा सा, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक है? हाँ, अब बड़ा सा रहता है ना तो थोड़ा सा लोड ज्यादा दिखता है ना, इसके बर्डन है थोड़ा। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब छोटा सा लिख लोगे नेशनल इनकम तो खो जाएगा उसी में। तो नेशनल इनकम हम लोग पता लगाएंगे। तो नेशनल इनकम हम लोग कहाँ निकालते हैं? समृद्धि नापते हैं। राष्ट्रीय आय से विकास नहीं नापा जाता, समृद्धि नापी जाती है ना। तो ये तो हम निकालेंगे ही बेटा, इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये मेन जो उद्देश्य है राष्ट्रीय आय का वो क्या है वो अभी नहीं पता आपको, उसको थोड़ा समझना है। तो इसकी सब हेडिंग बनाना पड़ेगा। हम बना दे रहे हैं लेकिन बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। तो पहला लिख लो ABC करके, या 1 2 3 करके, प्रति व्यक्ति आय। जब राष्ट्रीय आय मालूम चलेगी तो क्या मालूम चलेगी बेटा? प्रति व्यक्ति आय मालूम चलेगी, है ना। सुनो, जब प्रति व्यक्ति आय मालूम चलेगी
पर कैपिटा इनकम, इंग्लिश बड़ा जरूरी है बेटा अर्थव्यवस्था में। पर कैपिटा इनकम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय को। जब प्रति व्यक्ति आय मालूम चल जाएगी तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे निजी आय, प्राइवेट इनकम। हेडिंग बनाओ आगे उसी के दूसरे नंबर पे निजी आय। निजी आय माने प्राइवेट इनकम, ठीक है। ये सीढ़ी है बेटा, यानी आपको हर हाल में पहले निकालना पड़ेगा राष्ट्रीय आय। जब राष्ट्रीय आय आ जाएगी तो आएगी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय आएगी तो आपको निजी आय निकालना होगा, ठीक है। निजी आय जब मालूम चल जाएगी तो व्यक्तिगत आय निकालेंगे, पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय। अगला व्यक्तिगत आय को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? पर्सनल इनकम, ठीक है। जब व्यक्तिगत आय मिल जाएगी तो अभी एक सीढ़ी और आगे चलना है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। व्यक्तिगत प्रयोज्य, इंग्लिश बोले पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल क्या बेटा? डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। ये वाली जब आय समझ में आती है ना बेटा, तब दृश्य साफ साफ दिखता है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। कौन सा? व्यक्तिगत आय नहीं, प्रति व्यक्ति आय भी नहीं, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। कल को यही पूछेगा कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का निम्न में से क्या अर्थ है, वो विकल्प देगा, आपको परेशान करेगा। तो इस पे हम लोग बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज यही समाप्त करें, कुछ आपको होमवर्क देके जा